हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम चर्चा कर रहे थे मारवाड़ के इतिहास के बारे में ही। मारवाड़ में शासक पड़े थे मालदेव जी। 1531 से लेकर 1562 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं मालदेव जी। मालदेव जी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने देखा था कि मालदेव जी जब शासक बनते हैं उस समय उनके पास केवल 2 ही परगने थे। उनके पिताजी गंगा जी थे, उनके पास 4 परगने थे, लेकिन अंतिम समय आते आते उनके पास 2 ही परगने रह गए थे। तो एक तो जोधपुर खुद का था और एक सोजत पाली का था। इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इन्हें पितृहीनता कहा जाता है। फारसी इतिहासकारों ने इन्हें हस्मत वाला शासक, फारसी तो इतिहासकार है वो इनके बारे में कहते हैं कि हस्मत वाला शासक था। मालदेव क्या था? शक्तिशाली शासक था। एक इसकी हिंदू बादशाह की अलग से उपाधि दी गई। मालदेव जी थे, उनके द्वारा सोजत का किला, पाली, मालकोट का किला, मेड़ता सिटी नागौर है, पोखरण का किला जैसलमेर है और अजमेर के तारागढ़ पर भी अधिकार रखते थे। कि अजमेर का तारागढ़ है उसका भी हमारे आधिपत्य में, उसका भी पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए ये निर्माता थे। इन्होंने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े और 58 परगने उन्होंने अपने नाम किए थे। इन्होंने बीकानेर के शासक जैत सिंह की हत्या कर दी। उनके सेनापति जेता व कुप्पा, उनके द्वारा बीकानेर के शासक जैत सिंह की हत्या कर दी थी। पिहोबा का युद्ध गंगानगर क्षेत्र है उसमें की थी। तो इसके बाद उनका बेटा था कल्याणमल, वो शेर ससुरी के अधीनता स्वीकार करता है, उनकी शरण में चला जाता है। इसी प्रकार मेड़ता का था विरमदेव, उसकी भी इन्होंने क्या हरा दिया था, युद्ध में हरा दिया था, तो वो भी शेर ससुरी के अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो इसको छोड़कर वो शेर ससुरी के पास चले गए थे। अगर इनके साथ गठबंधन हो जाता तो शेर ससुरी का भारत में आगमन नहीं होता, शेर ससुरी को यहीं से भागना पड़ता। लेकिन इन्होंने गठबंधन नहीं किया तो शेर ससुरी ने अपना आधिपत्य यहाँ पर स्थापित किया था। अब 4 जनवरी की रात थी और 5 जनवरी की सुबह थी। गिरी सुमेल है, जेताण का मैदान है, वहां पर युद्ध होता है। गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इधर तो मालदेव जी थे और मालदेव जी के सामने अपने कौन से आते हैं? शेरशाह सूरी, दोनों आमने सामने। दोनों के द्वारा युद्ध के लिए रण क्षेत्र रणभेरी बजाया गया था, युद्ध करने के लिए तैयार थे। लेकिन रात को शेरशाह सूरी ने कूटनीति का प्रयोग किया। विरमदेव के कहने पर शेरशाह सूरी ने कहा कि हम तो युद्ध हार रहे हैं, क्योंकि सेना, राजपूत सेना इतनी शक्तिशाली थी कि शेरशाह सूरी के सैनिक उनके सामने नहीं टिक रहे थे, भाग रहे थे इधर-उधर, और शेरशाह सूरी को भी खतरा था कि हम युद्ध हार जाएंगे। लेकिन जो मेड़ता का विरमदेव था उसने कहा कि हम कूटनीति का प्रयोग, हमारे द्वारा कूटनीति का प्रयोग किया जाएगा और उस कूटनीति में जो मालदेव है वो फंस जाएगा और हम युद्ध जीत जाएंगे। तो शेरशाह सूरी ने कहा मैं तो मानता नहीं। उसने, जो विरमदेव था, उसने कहा कि मुझे पता है किस प्रकार षड्यंत्र रचना है। तो विरमदेव के कहने पर इसके जो सेनापति थे मालदेव के, जेता व कुप्पा है, उनके डेरों के सामने 20 पत्थर डलवा दिए थे और डेरों में 20-20 हजार रुपए रखवा दिए थे। कुप्पा से कहा था कि तू मेरे लिए सिरोही की तलवार लाएगा। शेरशाह सूरी ने लिख दिया था इस प्रकार कि मेरे लिए इन पैसों से सिरोही की तलवार लाएगा। और जेता से कहा गया था कि तू इसके द्वारा कम्बल खरीदेगा। तो इस प्रकार दोनों को कहा गया था और एक संदेश के रूप में मालदेव के पास पत्र भेज दिया था और मालदेव से कहा था कि तेरे सेनापति कल मेरा साथ देंगे। और उन्होंने कहा कि इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो रिश्वत के रूप में पैसे दिए, उन्होंने मेरे से पैसे लिए, कल मेरा साथ देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं तो जाकर देखे। मालदेव जी को विश्वास नहीं था, क्योंकि जेता कुप्पा ऐसे सेनापति थे कि अगर मालदेव नहीं पहुंचे तो भी वे युद्ध विजय करवा दे। तो मालदेव को भरोसा नहीं कि क्या मेरे सेनापति ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो ये है, कोई जब बात इधर उधर से आती है तो व्यक्ति को एक बार तो कंफ्यूजन होता है कि क्या पता कर सके, देख लेते हैं एक बार। तो मालदेव जी जाते हैं, रात को जब उनके डेरे चेक किए जाते हैं तो डेरों में उनके 20-20 हजार रुपये पड़े थे और अन्य रसद सामग्री भी वहां पर देखी गई थी। तो मालदेव जी वहां से आते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। जैसे ही जेता व कुप्पा को पता चलता है कि हमारे बारे में इस प्रकार की बातें हो रही, हमारे स्वामी ने हमारे प्रति इस प्रकार की धारणा बना ली कि हमने उनके साथ धोखा किया है, तो वो रात को ही युद्ध लड़ने के लिए तैयार होते हैं और अपने सैनिकों के साथ शेरशाह सूरी पर रात को 12 बजे आक्रमण करने के लिए निकलते हैं। आक्रमण करने के लिए निकल तो जाते हैं लेकिन रास्ता भटक जाता है। अंधेरे का समय था, रात का था, पहाड़ियों का क्षेत्र था, तो रास्ता पता नहीं था उन्हें, रास्ता भटक जाते हैं। जैसे ही शेरशाह सूरी के पास पहुंचते हैं तो पहुंचते पहुंचते अल सुबह हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग हो जाती है, अलबेला निकल आता है। तो उस समय जब पहुंचते हैं तो शेरशाह सूरी की सेना जाग उठी थी। उन्हें पता चल गया कि इस प्रकार जेता व कुप्पा सैनिक लेकर आए, हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। वो उनके साथ लड़ते हैं। तो 4 जनवरी की रात थी और 5 जनवरी की सुबह, ऑप्शन में एक मिलेगा अपने, 4 जनवरी या 5 जनवरी, एक देता है, ठीक है। तो इस प्रकार 4 और 5 जनवरी दोनों को इनमें रखा जाता है।
तो ऑप्शन में अपने को 5 जनवरी या 4 जनवरी, मोस्टली 4 जनवरी के आसपास रखा जाता है। तो दोनों की सेना आमने सामने होती है। जेता व कुप्पा ने बहुत शानदार युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में जेता व कुप्पा दोपहर तक जीत रहे थे। शेरशाह सूरी हार डर गया था, घबरा गया था कि ये तो केवल उसके सेनापति है, मालदेव के सेनापति है, उनके द्वारा भी इतना खतरनाक युद्ध लड़ा जा रहा है, अगर खुद मालदेव आ जाता तो मेरी क्या हालत होती। फिर वो अल्लाह से दरगाह करता है, अल्लाह से अरदास करता है कि हे मालिक मुझे आज बचा, मुझे आज इन राजपूतों से बचा ले। भविष्य में मैं इन राजपूतों के सामने कभी नहीं आऊंगा, जब तक जिंदा रहूंगा इन राजपूतों का सामना नहीं करूंगा। मालिक ने सुनता है। कहा जाता है इनके सैनिकों के द्वारा वहीं पर नवाज, जो जहां पर इनका मैदान था, क्षेत्र था गिरिश्मेल का, वहीं पर बैठ गए थे और इनके द्वारा जो नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया गया था युद्ध के क्षेत्र में। उन्हें पता, सैनिक था, सैनिकों को पता था कि हम हार रहे हैं, मारे जाएंगे, तो क्यों न अल्लाह को याद कर लिया जाए। इस प्रकार अल्लाह ने उनकी सुनी और जलाल का जलवानी आ जाता है, जो शेरशाह सूरी का मुख्य सेनापति था, वो सेना लेकर आ जाता है। वो जैसे ही आया, जेता व कुप्पा और उनके सैनिक लड़ते हुए मारे गए। इस प्रकार शेरशाह सूरी जीत जाता है और जीतने के बाद कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे गिरी। शेरशाह सूरी जब यह युद्ध जीत जाता है तो जीतने के बाद कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में अपनी बादशाह खो देता, यानी बहुत छोटे से क्षेत्र के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में अपना बादशाह का जो गद्दी मिली हुई है उसको खो देता। वो जीत जाता है। जीतने के बाद मालदेव जी तो यहाँ से फरार हो गए थे, मालदेव जी तो चले गए थे। जीतने के बाद ये वापस उस क्षेत्र में जाता है, अपना जहां क्षेत्र विस्तृत किया गया था वहां पर जाता है। इस क्षेत्र जोधपुर को अपने अधिकार में लेता है। लेकिन बाद में 1545 में जो कालिंजर के दुर्ग पर इनके द्वारा शेरशाह सूरी के द्वारा आक्रमण किया गया था, उस क्षेत्र में इनके द्वारा बारूद जो फेंका गया था, बम फेंका गया था कालिंजर के दुर्ग पर, वो बम वहां तो फटता नहीं है, वापस आकर इसके पास पड़ता है, आग लग जाती है। आग में जलने से शेरशाह सूरी का देहांत हो जाता है। सासाराम बिहार में इनका मकबरा बनाया गया है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो सिवाना की पहाड़ियों में अपने मालदेव जी गए थे। मालदेव जी वापस आते हैं, मालदेव जी वापस आते हैं और जोधपुर को अपने आधिपत्य में 1546 में जोधपुर पर वापस अपना अधिकार करते हैं। जोधपुर को अपने नाम में शासक के रूप में क्या वहां पर जिस प्रकार पहले कार्य करते थे वैसे ही करना स्टार्ट कर देते। तो शेरशाह सूरी यहाँ उनकी मृत्यु हो जाने के बाद मालदेव के द्वारा इस क्षेत्र को वापस अपने अधीन किया गया था। इस प्रकार जितने भी युद्ध लड़े थे उनके द्वारा हर युद्ध में विजय घोषणा की गई थी। केवल कूटनीति का प्रयोग कर शेरशाह सूरी के द्वारा कूटनीति का प्रयोग कर इस जोधपुर मारवाड़ पर अधिकार किया गया। अगर शेरशाह सूरी कूटनीति का प्रयोग नहीं करता तो मालदेव ये युद्ध भी नहीं हारता, ये भी जीत जाता, इस क्षेत्र को भी कभी जाने नहीं देता। बाद में था मालदेव को साम्राज्यवादी नीति का था, यानी अपने जो क्षेत्र में विस्तार करना चाहता था। आसपास के क्षेत्र में क्या है, मालदेव आक्रमण कर रहा था। बाबर युद्धों में 58 परगने जीते थे, तो सभी क्षेत्रों को अपने अधीन में करना चाहता था। इसी प्रकार जो मारवाड़ का शासक था मालदेव, वो जैसलमेर के लोणकंड घाटी पर आक्रमण करता है। जैसलमेर पर जब आक्रमण करता है, उस क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहता है, तो वहां के शासक थे अपने लोणकंड भाटी जी। तो लोणकंड भाटी जी पर जैसे ही आक्रमण किया तो लोणकंड भाटी ने कहा कि हम क्षेत्र आपको नहीं देंगे, आपको जो पैसे चाहिए, जितना सामान चाहिए वो आप हमारे से ले सकते हो। तो मालदेव जी ने कहा ठीक है, हमें और चाहिए क्या। तो उन्होंने रसद सामग्री ली, पैसे लिए, मुद्राएं ली और कुछ क्षेत्र को अपने अधीन में कर लिया। तो लोणकंड भाटी ने कहा ठीक है। तो मालदेव जी वापिस आ गए। एक बार तो युद्ध के माध्यम से उन पर आक्रमण किया, क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहते थे, लेकिन लोणकंड भाटी के द्वारा जिस प्रकार उन्हें स्वाभिमान के रूप में जिस प्रकार जो जिया गया था, उपहार दिए गए थे, उनसे खुश होकर मालदेव जी वापस आ जाते। लोणकंड भाटी और वहां के अन्य जो उनके सेनापति थे उनको लगा कि मालदेव ने एक बार आक्रमण किया, क्या दूसरी बार का आक्रमण कर सकता है। उनके मन में विचार है कि एक बार तो आक्रमण कर लिया, हमारे पास पैसे थे, रसद था, उपहार थे, स्वर्ण मुद्राएं थी, तो एक बार तो उन्हें देकर संतुष्ट कर दिया। यह कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वह दोबारा आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि बहादुर शाह को भी रणथंभौर दिया गया था। कर्मावती के द्वारा, हमने मेवाड़ में देखा था, कर्मावती के द्वारा बहादुर शाह को गुजरात का शासक था, उसको भी रणथंभौर दिया गया था, लेकिन फिर वह दोबारा आक्रमण करता है और उस क्षेत्र को अपने नाम कर लेता है। तो उनको शक हुआ कि क्या पता मालदेव द्वारा आक्रमण करे और अपना जो बीकानेर है वो जैसलमेर को अपने अधीन कर ले। तो लोणकंड भाटी ने योजना बनाई कि अपनी पुत्री शादी के योग्य है तो इसकी शादी मालदेव जी के साथ कर देते। मालदेव जी को संदेश भेजा गया, निमंत्रण दिया गया कि हम हमारी बेटी शादी के योग्य है, विवाह करना चाहते हैं, आप क्या इसके लिए राजी हैं, आप इस शादी के लिए क्या स्वीकार करते हैं। तो मालदेव जी ने कहा ठीक है,
लड़के सुंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, शादी करेंगे। पहले वाले शादियों के ऊपर रहते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है शादी हम कर लेंगे। शादी की जाती है, बढ़िया बारात आती है, अच्छा सा इनका प्रोग्राम होता है, सभी प्रकार अच्छे से हो रहा था। तो पहले जब बारात आती थी तो महिलाएं इस प्रकार बाहर नहीं आती थी। जिसकी शादी होने वाली है वो लड़की बाहर की आकर बारात नहीं देखती थी। आजकल तो व्हाट्सएप इस प्रकार का जो मामला है उसमें देख लेते हैं पहले कि दूल्हा जी अब चल गए हैं, दूल्हा जी अब रास्ते में हैं, अभी गाड़ी वहां आई है, अभी जो पेप्सी पिला रहे हैं उनको। आजकल तो ये है, लेकिन पहले ये नहीं था। लड़की नहीं देखा करती थी, महिलाएं हाँ जरूर देखती, आज भी गाँव में देखती है, छतों पर चढ़ जाती है, ओला पल्ला करके ऐसे टेढ़े टेढ़े देखती है, फलानी का जीजा इस प्रकार का है, फलानी का घर वाला ऐसा है, ठीक है। आज तो कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो महिलाएं जैसे ही देखने गई तो महिलाओं ने कहा था अच्छी बारात आई, दूल्हा शानदार है, बहुत अच्छा दूल्हा है। तो जैसे ही उमादे को कहा जाता है, जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री थी उमादे है, उसका विवाह किया जाता है मालदेव के साथ। मालदेव को बताया जाता, तो उमादे को बताया जाता है कि मालदेव जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी बारात आई है। तो उनके मन में हुआ कि मैं भी दूल्हे को देखूं, मैं भी बारात को देखूं। तो वो देखने के लिए सीढ़ियों से बाहर तो जा नहीं सकती, तो सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाती है, जो उनका दुर्ग बना हुआ था किले के ऊपर से देखती है। देखने के लिए जब जाती है तो लूणकरण भाटी और उनकी पत्नी आपस में लड़ रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे। लूणकरण भाटी कह रहा है आज साले को मारूंगा, आज इस मालदेव को हत्या करूंगा, जैसे ही फेरों में आएगा तो उसको मैं मार दूंगा। जैसे ही बात पता चलती है उमादे को, तो उमादे के मन में घबराहट होती है कि इस प्रकार पापा कैसी बातें कर। तो उन्होंने उसकी लूणकरण भाटी की पत्नी ने कहा आप क्यों मारना चाहते हो? बोले कल परसों तो ये हमारे से अपना किला छीनने के लिए आया था और आज मैं इसको लड़की दे रहा हूँ, मैं तो उसके लालच में लड़की दे रहा हूँ, मैं इसको 500 रुपये न दूँ कि किसी प्रकार एक बार मेरे बस में आ जाए, मैं उसकी हत्या कर दूँ। तो इस प्रकार जैसे ही उमादे को पता चलता है, उमादे अपने कमरे में आती है और सेनापति को बुलाया जाता है और एक संदेश लिखती है और संदेश मालदेव को भेजा जाता है। मालदेव को बताया जाता है कि आप जब शादी के लिए मंडप की तरफ आए तो थोड़ा ध्यान रखना, पिताजी आपको मारने की योजना बना रहे। तो उनको पता चला, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, योजना जिस प्रकार बना रही है उसको मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने युद्ध ही लड़े और जो योजनाएं बनाई हैं उनको सभी योजनाओं को तोड़ा है और परगने अपने क्षेत्र में किए। तो जैसे ही पता चलता है तो मालदेव अपने सेनापतियों को कहता है कि इस प्रकार लूणकरण भाटी को ध्यान रख, लूणकरण भाटी जब मेरे शादी हो रही हो तो वहां मंडप की तरफ न आ जाए, उसको भारी बातों में किसी प्रकार उजागर रखना। तो सेनापति उनको भारी रखते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। शादी संपन्न होने के बाद लूणकरण भाटी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि बाद में सेनापति और सारे उनके मालदेव के आसपास हो गए थे। मंडप में केवल दूल्हा अकेला बैठा रहता है, बाकी जगह तो क्या साथ में सेनापति रहते ही। तो इस प्रकार शादी संपन्न होगी। अब विदाई का समय आया, विदाई का समय आया तो पहले के शासक अपनी बेटी के साथ एक काम करने के लिए दासी के रूप में लड़की भेजा करते थे। जो गोला गोली आगे बढ़ेंगे तो उनको साथ में भेजा करते थे। तो ये उमादे थी, इसकी बचपन की एक सहेली थी भारमली है, उसको साथ में भेजा गया। उमादे ने कहा कि भारमली को मेरे साथ भेज दिया जाए। भारमली को इनके साथ भेजा गया और वो काम करने के लिए, क्यों दोनों बचपन से साथ में खेली थी तो साथ में बड़ी हुई, तो सारे एक दूसरे को जानते थे। उमादे और ये चले जाते हैं, वहाँ पर इनका आगमन होता है। वहाँ पर इनकी जो बारात जब आती है तो उनका स्वागत किया जाता है, सभी रस्में निभाई गई थी। बाद में गलती से मालदेव को पता नहीं रहता है और वह शराब के नशे में था। भारमली जैसे कमरे में जाती है तो उसे पता नहीं था उसकी पत्नी है या भारमली है। तो इस प्रकार जैसे ही पता चलता है, जैसे ही पता चला था उमादे को, उमादे अपने पति से रूठ जाती है कि तू नलायक है, तेरे को इतना ही पता नहीं चला कि पत्नी कौन है और दासी कौन है। तो वह रूठ जाती है, उम्र भर वह ब्रह्मचारी रहती, यहाँ से रूठकर अजमेर के तारागढ़ में चली जाती है। इसलिए इसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो उमादे को राजस्थान की रूठी रानी के नाम में प्रश्न आता है, तो उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। अजमेर के तारागढ़ में रही थी। बाद में मालदेव को एहसास हुआ कि मेरी गलती थी, तो उसने ईश्वरदास बाहट को मनाने के लिए भेजा था। ईश्वरदास बाहट को मनाने के लिए भेजता है क्योंकि उसको मना करता कि स्वामी जी अपनी गलती मान रहे हैं और तू आई। शेरशाह सूरी उधर आक्रमण करने के लिए तैयार था, जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए शेरशाह सूरी तैयार था, तो वह अजमेर के रास्ते से आ रहा था। तो जैसे ही मालदेव को पता चलता है कि अजमेर बीच में आएगा, अजमेर में अपनी रानी है, तो उसको भी मार देगा। तो वो रानी को बुलाते हैं, रानी ने मना कर दिया कि आप सैनिक भेजें, मैं युद्ध लड़ूंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। बाद में मनाने रानी आती है, वो आकर जोधपुर के आसपास क्षेत्र में रही थी। ईश्वरदास बाहट जैसे मनाने के लिए जाता है, मना कर देती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। बाद में ईश्वरदास ने कहा था कि अगर तू वापस जाएगी तो तेरे से जो संतान होगी या जो जिस प्रकार तेरी वैल्यू होगी वो किसी रानी के नहीं है, वहां पर तेरे अधीन ही पूरा मारवाड़ है वो चलेगा। तो इस प्रकार रानी मान जाती है, वापस आने के लिए कह देती है।
बाद में अन्य रानियों को यह बात पसंद नहीं आती, अन्य रानियों को यह बात पसंद नहीं आती है और अन्य रानियां आशा बारट को भेजती है। आशा बारट जाता है और जोधपुर में जैसे ही उनकी पालकी आने वाली होती है, उमादेव को लाया जाता है तो पालकी आने वाली होती है, तो आशा बारट वहां पर दोहा सुनाता है। दोहा सुनकर जो रानी थी उसका आत्म स्वाभिमान जाग उठा, वो वापस नहीं आती, वो वापस नहीं आती, वहीं से चली जाती है और राम सिंह था उनको लेकर साथ में यहाँ से निकल जाती है। और जैसे ही मालदेव की मृत्यु होती है तो मालदेव की मृत्यु के बाद में मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो जाती है, क्योंकि पतिव्रता नारी का पहले धर्म हुआ करता कि सती होना, अपने पति की किसी भी ज्ञात वस्तु के साथ कहे जल जाना क्या कहलाता है, सती कहलाता है। पहले ये बहुत प्रथा चलती थी, आजकल तो नहीं है, बंद हो गई है, पहले ये खूब चला करती थी। तो इस प्रकार मालदेव है उनका अंतिम समय हुआ, कंप्लीट हुआ था। अब मालदेव थे इनके 3 पुत्र, आगे पढ़ेंगे। शासक आते हैं चंद्रसेन। तो मालदेव शासक रहे थे अपना 1531 से 1562 तक, अपने पिता गंगा की हत्या कर मारवाड़ के शासक रहे थे। इसके बाद में मालदेव के 3 पुत्र, एक था राम, एक अपना था उदय सिंह, राम था, उदय सिंह था और तीसरा आता है चंद्रसेन। मालदेव के 3 पुत्र थे, राम था, उदय सिंह था और तीसरा कौन सा आता है, चंद्रसेन। कौन सा आता है, चंद्रसेन है। तो मालदेव की पत्नी थी, उनके कहने पर न तो राम को शासक बनाया गया, न बनाया गया उदय सिंह को, न तो राम को मारवाड़ का शासक बनाया गया था, न चंद्रसेन को। मालदेव ने शासक किसको बनाया था, चंद्रसेन। न तो राम को बनाया गया, न उदय सिंह को। सॉरी, मालदेव के 3 पुत्र थे, राम था, उदय सिंह और चंद्रसेन। न बड़े बेटे का शासक बनना चाहिए, अधिकार किसका, राम सम्राट बने, मारवाड़ का शासन कौन संभालेगा, राम है। और अगर राम नहीं संभालेगा तो बीच का बेटा कौन सा, उदय सिंह, जिसे मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है। लेकिन रानी के कहने पर मालदेव ने शासक किसको बनाया, चंद्रसेन। रानी ने कहा कि अपनी बात नहीं मानी तो आपको पता ही, ठीक है। तो इस प्रकार रानी की बात मानकर शासक बनाया जाता है चंद्रसेन को। तो अब बड़े बेटों को जब शासक नहीं बनाया जाता है तो बड़े बेटे नाराज हो जाते हैं और बड़े बेटे नाराज होकर कहां चले जाते हैं, अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में राम और उदय सिंह चले जाते हैं। उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, चर्चा करी। अकबर हमने देखा था सुलह कुल की नीति अपनाता है। अजमेर के दरगाह के रूप में वह चंद्र चढ़ाने के लिए वहां से आता है। राजपूत जाते देखता है कि इनको अपने अधीन में किया जाए, तो उसने क्या बुलाया था, 1570 में नागौर में एक दरबार बुलाता है। 1562 में इनको अधीन में करता है और 1570 में नागौर दरबार बुलाता है। उसमें उसने एक योजना बनाई कि बिना युद्ध के माध्यम से मैं इन राजपूतों को अपने अधीन में करूंगा। उसने योजना बनाई कि जो जो शासक मेरे अधीन होना चाहता है वो अधीन हो जाए, जो मेरे अधीन नहीं होगा उसे ठोक पीट कर मैं अपने अधीन में करूं। तो इस प्रकार के बिना युद्ध के माध्यम से बहुत से शासकों को इसने अपने अधिकार में लिया था। उनमें राम और उदय सिंह उस दरबार में चले जाते हैं और उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इनको शासक बनाया नहीं, यहाँ पर तो शासक बने थे चंद्रसेन। तो चंद्रसेन यहाँ सम्राट बनते हैं तो ये अपने अपमान का बदला लेने के लिए कहाँ चले जाते हैं, इस अकबर के दरबार में चला जाता है। चंद्रसेन की अगर हम बात करते हैं तो ये शासक रहे थे 1562 ईस्वी से 1581 तक, 1531 से 62 रहे थे अपने मालदेव जी। मालदेव के बेटे शासक रहते हैं 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक। ये जो मारवाड़ का सम्राट के रूप में रहे थे, मारवाड़ के सम्राट के रूप में रहते हैं 1562 से 1581 तक। इनकी उपाधि है, कुछ इनकी क्या है उपाधियां। एक तो इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप। जिस प्रकार हमने मेवाड़ में पढ़ा था महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा की थी, उसी प्रकार मारवाड़ के प्रताप के रूप में किन्हें जाना जाता है, चंद्रसेन को मारवाड़ के प्रताप के रूप में जाना जाता है। यह उपाधि है। मारवाड़ का विस्मृत नायक, मारवाड़ का विस्मृत नायक यानी शक्तिशाली। मारवाड़ का प्रताप है, मारवाड़ का विस्मृत नायक है, भुल्ला बिसरा राजा है। कौन सी उपाधि है, भुल्ला बिसरा राजा है, क्योंकि यह रास्ता भूलकर इधर उधर चला जाता था। मारवाड़ का प्रताप है, मारवाड़ का विस्मृत नायक है,
और तीसरी क्या कहा जाता है इसे, भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा। और चौथा क्या कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी। कौन सा गामी है, अग्रगामी। चंद्रसेन था, उसे उपाधियां दी गई थी, उपाधि के रूप में इसे एक तो क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप, दूसरा मारवाड़ का विस्मित नायक, तीसरा भूला बिसरा राजा है, और चौथा इसे प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। यानी जिस प्रकार प्रताप ने योजनाएं बनाई थी उसके आगे आगे के रूप में, अग्रगामी के रूप में कहा था, तो प्रताप का अग्रगामी है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मारवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसे प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, तो अपने चंद्रसेन थे। कौन से आते हैं, चंद्रसेन थे। अब हमने देखा था अकबर ने दरबार बुलाया था, कौन सा आता है, नागौर दरबार है। 1570 में अकबर के द्वारा एक दरबार बुलाया गया था जिसका नाम क्या है, नागौर दरबार। सुलहपुर की नीति, यानी बिना युद्ध के माध्यम से राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना है। बिना युद्ध, हमको युद्ध नहीं लड़ेंगे, और बिना किसी युद्ध के राजपूत राजाओं को अपने अधीन में करना। दरबार का नाम क्या था, नागौर दरबार। यह दरबार जब बुलाया गया तो इसने क्या कहा था कि मैं कार्य किसके लिए कर रहा हूं, मैं कार्य किसके लिए कर रहा हूं, अकाल राहत कार्य के तहत सुकर तालाब बनाया गया था। मारवाड़ में नागौर दरबार जब बुलाया गया था 1570 में, अकबर ने 1570 में नागौर दरबार बुलाया, नागौर दरबार बुलाया था। अकाल, इसका उद्देश्य तो क्या था, अकाल राहत कार्य के लिए। मेन उद्देश्य इसने क्या रखा था कि अकाल पड़ गए, उस अकाल में शासकों की सहायता करना है, वहां की जनता है उनकी सहायता करना है, किसी भी प्रकार से भोजन है पैसों के माध्यम से उनकी सहायता करना है। इसलिए अकबर क्या कह रहा है कि मैं एक दरबार नियुक्त कर रहा हूं, उस दरबार में जो कोई आना चाहे वो आ सकता है। जो कोई, अकाल में सारे सभी के पास पैसे नहीं होते, खाने की कमी होती है, तो कोई भी आ सकता है। तो इस प्रकार अकबर ने घोषणा की थी कि ये उद्देश्य क्या है, अकाल राहत कार्य, लेकिन अकाल पड़ गया उसके लिए राहत कार्य करना है। इसी के तहत नागौर में सुकर तालाब बनाया गया था। सुकर तालाब प्रश्न पूछा जाता है, सुकर तालाब किस योजना के तहत बनाया गया था, तो नागौर दरबार या अकाल राहत कार्य का जो कार्य संपन्न करवाया गया था उसमें सुकर तालाब बनाया था। लोगों को कार्य दिया था, खाने का देते थे, खाने का सामान देते थे, तो उनको कुछ कार्य करवाते थे। कार्य में क्या बनाया था, नागौर में एक तालाब बनाते हैं जिसका नाम सुकर तालाब है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य ये तो इसका सिंपल उद्देश्य था, कोई भी काम करते हैं सार्वजनिक रूप से दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति समाज सेवा कर रहा है, तो वो मेन उसका मोटिवेट दिखाया जाता है कि मैं समाज के लोगों के लिए, मेरे पास पैसे ज्यादा है तो समाज के लोगों के लिए कुछ भला करना चाहिए। लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं तो पता चलता है इसका उद्देश्य कुछ अलग ही है। तो इसमें जब देखा गया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था राजपूत राजाओं को बिना युद्ध के अपने अधीन करना। क्योंकि इसने कौन सी सुलहपुर की नीति बनाई थी, यानी ऐसी जाति देखी जो सभी युद्धों में भाग ले रही है और सभी युद्धों में जीत रही है, तो कौन सी जाति देखी, राजपूत है। तो राजपूतों को किसी प्रकार से अपने अधीन करना चाहता था, कोई भी षड्यंत्र के माध्यम से। तो इसने कौन सा बुलाता है, नागौर दरबार है। कब बुलाया था, 1570 में। तो इस नागौर दरबार में अपने चंद्रसेन भी जाते हैं। नागौर दरबार जब बुलाया गया था तो सम्राट थे चंद्रसेन, ये भी इस नागौर दरबार में पहुंचे थे। नागौर दरबार में पहुंचते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य करें, अकाल राहत कार्यों के लिए कर रहे हैं। तो चंद्रसेन है, ये भी प्रताप के समान था, तो ये भी इनके दरबार में जाता है, दरबार में बैठा रहता है। नागौर दरबार में गया था, अकबर है, अकबर के दरबार में बैठा रहा था। लेकिन जैसे ही देखा कि अकबर झुका हुआ है किसकी तरफ, इसके भाई राम उदय सिंह तरफ। भाई था राम, अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। जब मारवाड़ का शासक नहीं बनाया जाता है तो राम और उदय सिंह कहां चले जाते हैं, अकबर के दरबार में। तो इसने देखा कि अकबर किसकी तरफ झुका हुआ है, राम की तरफ। जिस प्रकार राम कह रहा है उसी प्रकार अकबर सारी बातें मान रहा है। चंद्रसेन अधीनता स्वीकार करने के लिए गया तो था, लेकिन जैसे ही देखता है कि ये मेरे भाई की तरफ, मेरे भाई की तरफ झुका हुआ है, जिस प्रकार मेरा भाई कह रहा है उसी प्रकार सारी बातें मान रहा है, तो उसी प्रकार क्या है,
अगर मैं इसकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा तो मेरे को तो खदेड़ देंगे यहाँ से, और सम्राट किसका बनाया जाएगा, मारवाड़ का राम को सम्राट बना दिया जाएगा। मेरे हाथ से क्या है, सब कुछ निकल जाएगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो ये हाथ से क्या है, निकल जाता है। और भादराजून की पहाड़ियों में, भादराजून की पहाड़ियों, यहाँ से चंद्रसेन निकलता है और भाग जाता है। भागकर कहाँ पहुंचता है, भादराजून की पहाड़ियों में। अधीनता स्वीकार करे बगैर आता तो क्या है, अधीनता स्वीकार करने के लिए आया था, लेकिन जिससे पता चलता है कि अकबर जी अपने भैया की तरफ, अकबर जी के अपने भैया की तरफ है, तो जो भैया कहेंगे वैसे ही करेंगे, अपनी तो बात माने नहीं, तो बिना अधीनता स्वीकार की कहाँ चला जाता है, भादराजून की पहाड़ियों में चला जाता है। इस दरबार के अंदर अगर हम बात करते हैं किस किस शासक ने अधीनता स्वीकार की, तो बीकानेर के शासक कल्याणमल, बीकानेर के शासक कल्याणमल है, जो जय सिंह के बेटे थे। उन्होंने अकबर के नागौर दरबार में पहुंचते हैं और इसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये पहले उनकी तरफ झुके हुए थे। तो कल्याणमल अधीनता स्वीकार करता है और इसके दो पुत्र थे, इसके दो पुत्र हैं राय सिंह और पृथ्वीराज है, उनकी भी नियुक्ति करता है। के शासक कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की, वह पुत्र राय सिंह वह पृथ्वीराज को नियुक्त किया। जैसलमेर का राय भाटी था, जैसलमेर का राय या राज भाटी है, उसने अधीनता स्वीकार की। कौन सा आता है, जैसलमेर, कौन सा मेर, जैसलमेर का राय भाटी। तो एक तो बीकानेर के शासक कल्याणमल वहां पहुंचते हैं, खुद तो अधीनता स्वीकार करते ही करते हैं, अपने पुत्रों की नियुक्ति उनके दरबार में कर देते हैं। राय सिंह है और पृथ्वीराज की नियुक्ति उनके दरबार में करते हैं, राय सिंह और पृथ्वीराज की नियुक्ति दरबार के करते हैं। और इसके बाद में जैसलमेर का राय भाटी है और एक हाड़ा है, सर्जन हड़ौती का सर्जन हाड़ा है, वो भी इनके अधीनता स्वीकार करता है। हड़ौती के सर्जन हाड़ा के द्वारा भी क्या है, अधीनता स्वीकार की जाती है। हाड़ी रानी थी, हड़ौती का क्षेत्र है, हड़ौती का शासक सुरजन हाड़ा, इनने क्या है, अधीनता स्वीकार की। यानी नागौर दरबार में पहुंचते हैं और नागौर में कहते हैं कि जिस प्रकार अकबर जी आप कहेंगे हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, हम आपके पास पीछे पीछे चलेंगे और आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे, आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे। बाद में अकबर को यह बात रास नहीं आती कि सारे शासक मेरी अधीनता स्वीकार करें, चंद्रसेन मेरी अधीनता बिना स्वीकार की यहाँ से भाग गया है, यहाँ से निकल गया है, अपने क्षेत्र में मारवाड़ में भादराजून की तरफ जा रहा है। तो उसने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, हुसैन कुली खां, कौन सा खां है, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक मंडल भेजा था कि चंद्रसेन को पकड़ कर लाओ, चंद्रसेन जहां भी तुम्हें दिखाई दे उसको पकड़ कर लाओ, हम अधीनता स्वीकार कराएं। क्योंकि अकबर को ऐसा रास नहीं था कि कोई मेरी अधीनता स्वीकार ना करे, जैसा मैं चाहता हूं मेरी बात माने। तो जैसे ही पता चलता है कि चंद्रसेन को कि मेरे को पकड़ने के लिए सैनिक आ रहे हैं अकबर, तो ये यहाँ से भाग जाता है और भागकर भादराजून की पहाड़ियों के अंदर जो पहाड़ियां बनी हुई थी उनमें पहुंच जाता है और इन्हें नहीं मिलता है, अकबर को नहीं मिला, अकबर को नहीं मिलता है। और वहां पर भटकते भटकते अगर हम बात करते हैं चंद्रसेन था, तो भटकते भटकते 1581 में इसका देहांत हो जाता है। बट इसलिए क्या कहा जाता है, भूला बिसरा राजा है, क्योंकि भटकता भटकता रहा उन्नत। कभी भी प्रताप की तरह इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। और भटकते भटकते 1581 में इसका देहांत हो जाता है, 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भटकते भटकते इसलिए क्या कहा जाता है, भूला बिसरा राजा है। तो इस प्रकार कभी भी मारवाड़ के शासक ने अधीनता स्वीकार नहीं की, वो कौन से, चंद्रसेन है। इसके बाद में इसके भाई को शासक बनाया जाता है, उदय सिंह है, जिसकी उपाधि क्या है, मोटा राजा उदय सिंह है। तो उन्होंने अकबर की अधीनता आते ही स्वीकार कर लेते हैं। तो अकबर का अधिकार हो गया था किस पर, अब जोधपुर पर अधिकार किसका हो गया था, अकबर का है। अकबर ने जोधपुर का कार्य किसको सौंपा था, जो ये राय सिंह है, राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। जैसे ही अकबर के द्वारा जोधपुर पर अधिकार किया जाता है, उस अधिकार करने के बाद जोधपुर को सूबेदार किसे बनाया जाता है, राय सिंह को, कल्याणमल के बेटे राय सिंह को। जोधपुर पर अधिकार 1581 में जैसे देहांत हो जाता है चंद्रसेन का, चंद्रसेन कभी वापस नहीं आया,
तो जोधपुर पर अधिकार हो जाता है और सूबेदार किसको बनाता है? सूबेदार बनाया था राय सिंह। राय सिंह किसका है? कल्याणमल का बेटा है, उसको सूबेदार नियुक्त किया जाता है। तो जैसे ही इस क्षेत्र पर अकबर का अधिकार होता है, अकबर ने इस भूमि को खालसा घोषित कर दिया। इस भूमि को क्या घोषित कर देते हैं? अकबर के द्वारा इस भूमि को खालसा घोषित कर दिया गया। तो जोधपुर को क्या बनाया था? खालसा है। जोधपुर की भूमि को क्या नियुक्त कर दिया था? खालसा। खालसा कहा किसे जाता है? वह भूमि जिसका नियंत्रण सीधा केंद्र सरकार के पास हो उसे क्या कहते हैं? खालसा। यानी इस भूमि का सीधा नियंत्रण अकबर था, केंद्र में अकबर के अधीन में था, इसलिए इसे खालसा कहा गया। बाद में दुर्गादास और अजीत सिंह उनके द्वारा इस खालसा को कह तोड़ा गया, इस क्षेत्र को कह खालसा से बाहर निकाला गया था और क्षेत्र में विस्तार किया गया था। अजीत सिंह सम्राट बने, चर्चा करेंगे। तो उनके द्वारा क्या इस क्षेत्र में खालसा की जो ये अकबर के द्वारा खालसा जो घोषित किया गया था, इस खालसा का जो नाम दिया गया था उसको टेक को हटाया था। इस प्रकार चंद्रसेन 1581 में देहांत हो जाता है। तो इसके बाद में शासक बनते हैं अपने उदय सिंह, जिन्हें मोटा राजा कहा जाता है। तो एक बार देखते हैं। मालदेव के 3 पुत्र थे, राम था, उदय सिंह और चंद्रसेन। रानी के कहने पर मालदेव ने शासक बनाया था चंद्रसेन को। बनना कौन चाहिए था? राम बनना चाहिए था, लेकिन छोटे बेटे को शासक बनाया। छोटा बेटा इनका कौन सा था? चंद्रसेन। छोटे बेटे तेज होते, बड़े वाले ऐसे भोंगड़ में रह जाते कि अपने बनाएंगे, ठीक है। बड़ों वालों को कुछ अधिकार नहीं रहता। छोटे हैं, तेज तरार होते हैं, उनको जो माँ कहती है या लाडली होते हैं किसी प्रकार, तो उनको अपना क्षेत्र मिल जाता है। तो इसी प्रकार छोटे बेटे को शासक बनाया गया था चंद्रसेन शासक बनता है। चंद्रसेन शासक बनता है और 1562 से 81 तक मारवाड़ का शासक के रूप में कार्य करता है। चंद्रसेन जब शासक बना था तो इसकी कुछ उपाधियां दी गई थी। मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी है, मारवाड़ का विस्मृत नायक है। और अगर हम बात करते हैं कि बुल्ला बिसरा राजा है, इधर उधर भटकता रहा था, बुल्ला बिसरा राजा किसी टेक दिया गया था, उपाधि दी गई थी। अब अकबर था, उसके द्वारा दरबार बुलाया गया था नागौर। अकबर दिल्ली में बैठा था तो योजना बनाया था कि किस प्रकार मैं राजपूतों को अपने अधीन में करूं। तो उसने एक नीति बनाई थी, सुलेकुर की नीति। अपने इच्छा के अनुसार या उन्हें ठोक पीट कर अपने अधीन में करना चाहता था। मेवाड़ में हमने देखा था, वही बात है। तो इस प्रकार जब नागौर में आया था तो नागौर में क्या बैठा एक योजना बनाता है कि क्यों न अपने एक दरबार नियुक्त किया जाए। अकाल का कार्य चल रहा था, अकाल था उस टाइम। तो उसका उद्देश्य उसने क्या रखा था कि अकाल राहत कार्यों के लिए मैं सभी को अपने पास बुलाना चाहता हूँ, सभी की सहायता करना चाहता हूँ। जो भी शासक है, जो भी जनता है मेरे पास में आए। तो इस प्रकार सारे लोग आए थे और इसमें कहा था कि जो मेरी अधीनता स्वीकार करना चाहे वो स्वीकार कर सकते। तो बिना युद्ध के माध्यम से राजपूत राजाओं को अपने अधीन करने का सबसे अच्छा जरिया था। तो सारे लगभग अधीनता स्वीकार करते हैं। राम था, इनके दरबार में था। जैसे चंद्रसेन भी आता है, अधीनता स्वीकार करने के लिए कि मैं भी अकबर की अधीनता स्वीकार करूंगा। लेकिन जैसे देखता अपना भैया अकबर जी के पास में बैठे, पास वाली सीट पे बैठे हैं, तो अपनी कहाँ वैल्यू है? थोड़ी देर में के कान में उनके कुछ करे तो अपने अगर इसकी अधीनता स्वीकार कर लें तो अपनी तो कुछ वैल्यू नहीं, अपना तो आत्मस्वाभिमान खत्म हो जाएगा। तो उसने अधीनता स्वीकार नहीं की और यहाँ से भाग जाता है। जैसे ही पता चलता है अकबर को कि चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की और यहाँ से खाली हाथ ही निकल गया है, तो इसके पास में सेना भेजता है, इसके पीछे सेना भेजता है और सेना हुसैन कुली खां के नेतृत्व में भेजता है और कहता है कि उसको पकड़ कर लाओ, जहाँ भी है उसको पकड़ कर लाओ। तो यहाँ से भाग जाता है, भास्कर की बहादुराजुल की पहाड़ियों में पहुँचता है और वहाँ पर भटकते 1581 में देहांत हो जाता है। अब अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाले नागौर दरबार में आए थे, बीकानेर का शासक कल्याण में लाता है और अपने बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज की नियुक्ति इनके दरबार में करता है। जैसलमेर का राय हरराज भाटी अधीनता स्वीकार करता है और हड़ौती का सज्जन हड़ा है और अन्य शासकों ने भी इनकी अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन चंद्रसेन है वो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए इन्हें भूला बिसरा राजा कहते हैं। 1581 में इनका बहादुराजुल की पहाड़ियों में भटकते देहांत हो जाता है। तो अब इस क्षेत्र पर अधिकार किसका हो गया था? अकबर का। अकबर स्वयं तो इस क्षेत्र में रहेगा, वो तो दिल्ली जाएगा, दिल्ली का दरबार देखेगा। तो अकबर ने यहाँ का सूबेदार नियुक्त किसे किया था? राय सिंह। तो राय सिंह यहाँ का सूबेदार रहता है और यहाँ का कार्यभार संभालता है। अकबर ने मारवाड़ या जोधपुर क्षेत्र को अपने अधीन लेने के तुरंत बाद ही इसे खालसा घोषित कर दिया गया था। यानी इस भूमि पर कोई शासक सम्राट नहीं आएगा आस पड़ोस का कहने की हमारी सत्ता है, हमारे राजपूतों की इस प्रकार है। आसपास अगर कोई दल
जिसके पास शक्ति ज़्यादा है वो आकर कल को कहने लगे कि हम इस पर राज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसका सीधा संबंध खालसा घोषित कर दिया गया, इसका सीधा संबंध केंद्र सरकार से, यानी केंद्र सरकार हिस्से चलाएगी और केंद्र सरकार इसके नियमों का जो बनाएगी वो नियम उसी के अनुसार इनको चलना होगा। केंद्र सरकार कौन? अकबर स्वयं खालसा घोषित कर दिया, तो केंद्र को स्वयं कौन? अकबर रहेगा। तो अकबर ने कहा था कि मेरे हिसाब से ये जोधपुर है वो चलेगा, तो इस प्रकार जोधपुर है अकबर के अधीन हो जाता है। तो इसके बाद में अगले शासन पढ़ेंगे जो उदित सिंह है। उदित सिंह राम और राम के छोटे भाई उदित सिंह, और उदित सिंह छोटे कौन से? चंद्र सिंह। उदित सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। उदित सिंह ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए उदय सिंह को मोटर राजा की उपाधि दी गई थी। उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे किया था, जिनसे पुत्र होता है जो खुर्रम है। सांझा आपने पढ़ा था, वो इन्हीं की पुत्री से क्या है उत्पन्न संतान थी। अकबर था, जहांगीर था, और जहांगीर का बेटा कौन सा? खुर्रम या सांझा है। तो उनके बारे में चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।